Dear students, today's topic is protein synthesis, in which we are going to discuss about transcription. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Now, why proteins are important in our life? Proteins make up all living things. The all living material which is found in our body is protein. And we all know that proteins are the building blocks of our body. प्रोटीन सिंथेसिस में आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो ये है कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों इतना आवश्यक है। हमारे शरीर में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, और जितना भी लिविंग मटेरियल है वो पूरा प्रोटीन का बना हुआ रहता है। अगर हम सोचें, इफ़ यू थिंक अबाउट, फ्रॉम हेड टू टो वी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सिर से पैर तक अगर हम सोचें तो प्रोटीन्स के ही बने हुए हैं। हमारे बाल, हमारे नाखून प्रोटीन के बने हुए हैं। हमारा ब्लड, जो रक्त है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो हमारा प्रोटीन है। ब्रेन और नर्व्स, जो सोचने का काम करता है और पूरा हमारा सिस्टम कंट्रोल करता है, वो प्रोटीन का बना हुआ है। जितने भी एंजाइम्स हैं जो बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं, जो डाइजेशन में और सब में हमें हेल्प करते हैं, वो प्रोटीन है। सेलुलर कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है वो प्रोटीन है। जो सेल डिवीज़न हो रहा है, कोशिकाएं जो विभाजित हो रही हैं, वो प्रोटीन है। एंटीबॉडीज़ जो हमें सुरक्षा दे रही हैं विभिन्न बीमारियों से, वो प्रोटीन है। सेलुलर मैसेंजर्स का जो काम कर रहे हैं, जो सिग्नल का काम कर रहे हैं, वो प्रोटीन्स हैं। पूरा शरीर हमारा जो मसल्स का बना हुआ है, एक्टिन और मायोसिन, वो प्रोटीन है। So what we see that from head to toe we are made up of protein. Hair and nails, blood, brain and nerves, enzymes which are working as biocatalyst, cellular construction, that is formation of the new cells during the process of mitotic division and even in meiotic division, antibodies which are providing immunity to our body, cellular messengers which are acting as receptor proteins, muscles which provide us energy and hold the system, which help us in breathing. Muscles help us to work, to walk, to run, whatever we do, even lashing our eyelids, that is also muscle. So everywhere we see that the living material is made up of protein. तो इसीलिए हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए कितना आवश्यक है। और ये जो प्रोटीन्स है, ये हमारे शरीर में आवश्यक है, और हमारा शरीर लगातार जो है ये प्रोटीन बनाता रहता है। So what we have seen the functions of the protein, that they help fight disease, build new body tissues. The enzyme used for digestion and other chemical reactions are proteins, because we know that enzymes speed up the rate of reaction and therefore they are also known as biocatalyst. Components of all cell membranes, जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो पूरा प्रोटीन का ही बना रहता है। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा कि प्रोटीन्स का ही बना हुआ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या देखते हैं हम, प्रोटीन्स जो है वो हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी को बिल्ड करने में, एंजाइम्स जो डाइजेशन और वेरियस केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं उसमें, और सेल मेम्ब्रेन्स जो कोशिकाएं हैं उन सब में जो है वो प्रोटीन्स का मुख्य रोल होता है। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोटीन? इट इज़ मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। And how many amino acids are present in our body? There are 20 amino acids, essential and non-essential. So we see that these proteins are in the form of a string of amino acids which are polypeptides. Amino acids जो 20 amino acids हैं उनके विभिन्न प्रकार के सेट्स जो है एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते चेन की तरह जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स, और ये पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, and they are assembled on a ribosome.
Now, what is the definition of protein synthesis? The construction of proteins directed by DNA. And what are the two steps? Transcription and translation. प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन्स का बनना, ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोटीन का हो रहा है वो कौन डायरेक्ट करता है? डीएनए। और डीएनए कहाँ पर होता है? कोशिका के अंदर। कोशिका में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कोड कर रहा है डीएनए हमारा, उस डीएनए से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होकर के मैसेंजर आरएनए का बनना, और मैसेंजर आरएनए का पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में प्रोटीन्स का बनना, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। So these are the two steps which are involved in the process of protein synthesis. Transcription, that is copying DNA in the nucleus to messenger RNA, and translation, that is using messenger RNA as a guide to form a polypeptide. So what is this transcription and translation? This is also known as central dogma. डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बन रहा है, इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। नाउ वेयर डज दिस टेक्स प्लेस? इन विच पार्ट ऑफ द सेल साइकिल? कब होता है ये? Replication, we have already gone through the process of replication, that how a DNA is duplicated. Whenever there is a need for a copy of DNA, and generally at the time of mitotic division, there is a need of this DNA, तो replication होता है, और वो जो DNA replicate होकर के कॉपी बना है, फिर उसमें से जो है ट्रांसक्रिप्शन होकर के मैसेंजर आरएनए उस मैसेज को न्यूक्लियस के अंदर से बाहर लेकर आता है, अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो, और उसका ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेट करने का काम ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम्स के हेल्प से जो है वो प्रोटीन्स। तो ये पूरा जो है माइटोटिक डिवीजन के टाइम पर जो है हम देखते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो किस तरह से रेप्लिकेट हो रहे हैं डीएनए, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन्स का बनना। कोशिका का एक सेल साइकिल होता है, जिसमें हम G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज कहते हैं। G1 फेज जो फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है, और S फेज जो सिंथेसिस हो रहा है। फिर उसके बाद G2 फेज दूसरा ग्रोथ फेज होगा, और उसके बाद होता है माइटोटिक डिवीजन। और इस माइटोटिक डिवीजन में एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होगा, और दोनों कोशिका को बराबर डीएनए, और कोशिका जो है वो वापस अपने मदर पेरेंट सेल की तरह दिखने लगेगी। तो ये इस तरह से जो है सेल साइकिल चलता रहता है। तो अब प्रोटीन्स का जो बनना है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और वो फर्स्ट स्टेप है हमारा, जिसमें it is copying the genetic information from the DNA to RNA, and this is called transcription. What is transcription? It is the first step in which the genetic information is copied from DNA to RNA. Now why? क्या है ये? DNA has the genetic code for the protein that needs to be made, but proteins are made by the ribosomes, and ribosomes are outside the nucleus in the cytoplasm. ये यूकैरियोटिक के लिए है ये, क्योंकि यूकैरियोटिक के कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बैरियर नहीं होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ हो सकता है। बट इस केस में जो है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो जेनेटिक कोड है वो डीएनए में है, और डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड उस प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कोडेड जो है, उसको मैसेंजर आरएनए लेकर आता है, क्योंकि राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियस के बाहर है, और ट्रांसलेट करने का काम जो है वो राइबोसोम करते हैं। तो इसीलिए जो है मैसेंजर आरएनए को बाहर आना होता है। और वो क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो बहुत बड़ा होता है और डबल हेलिकल होता है। We know the structure of DNA, that it is double stranded, so it cannot leave the न्यूक्लियस के बाहर वो नहीं आ सकता है। तो मैसेंजर आरएनए और काफ़ी लार्ज होता है, जबकि मैसेंजर आरएनए जो है वो छोटे छोटे पीसेस टुकड़ों की तरह हो सकता है, और वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर जो छिद्र हैं उसमें से वो बाहर आ सकते हैं साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर जो है राइबोसोम्स की हेल्प से ट्रांसलेशन के
दौरान वो प्रोटीन का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ट्रांसक्रिप्शन इज़ एसेंशियल, वाई मैसेंजर आरएनए इज़ रिक्वायर्ड। पूरा का पूरा डीएनए एक साथ नहीं डिकोड हो सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ही कोडिंग होना है। तो मैसेंजर आरएनए वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड इट विल decode that message and bring it out to the राइबोसोम तक जो है वो लेकर आएंगे, बिकॉज प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द राइबोसोम्स ही हैं जो प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। दे आर द वंस विच कैन ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन्स in the form of amino acids. So now let's take a look on this transcription, that how this takes place. Now, as I have told you that there is a difference between prokaryotes and eukaryotes. यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, क्रोमैटिन मटेरियल उसके अंदर होता है, दैट इज डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। Whereas in case of prokaryotes, we see that the nuclear material is in a condensed form in a patchy area, और वो वहाँ से ओपन होगा और मैसेंजर आरएनए के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है और साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन कैन ऑल्सो स्टार्ट। Whereas in case of eukaryotes, the DNA is present inside the nucleus, वहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनेगा और वो मैसेंजर आरएनए पहले न्यूक्लियस को क्रॉस करके बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, जहाँ राइबोसोम्स अवेलेबल हैं और राइबोसोम्स जो है वो ट्रांसलेशन का काम करेंगे। So what we see that a complementary single strand of messenger RNA is copied from part of the DNA in the nucleus. अब ये जो कॉपी करने का काम हो रहा है डीएनए से मैसेंजर आरएनए में, इसके लिए आवश्यकता होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। Now, as we have seen in DNA polymerase, if you remember DNA polymerase, I have discussed in that during DNA replication. DNA replication के टाइम पर मैंने आपको DNA polymerase एंजाइम के बारे में बताया था, जिसमें ये बताया था कि वो किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो ऐड करके और एक नया डीएनए बना सकता है। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज भी जो है न्यूक्लियोटाइड्स को 3 प्राइम OH वाला जो एंड है वहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। Now the critical difference in the activity of this DNA polymerase and RNA polymerase is that they both need 3 prime OH to which they have to add nucleotides. DNA polymerase को तो एक बेस चाहिए जहाँ पर वो 3 OH ग्रुप अवेलेबल हो और नया न्यूक्लियोटाइड वो ऐड कर सके, बट आरएनए पॉलीमरेज को इस तरह की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू बेस, एक नए बेस से वो अपना शुरुआत कर सकता है। और जबकि डीएनए पॉलीमरेज में ये रिस्ट्रिक्शन था कि उसको कोई एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रिंग चाहिए जिसमें 3 OH ग्रुप अवेलेबल हो और वहाँ पर वो ऐड कर सके। So in that case, what we saw that a primer was formed by the RNA polymerase, and to that primer strand, this DNA polymerase enzyme was adding nucleotides. तो अब इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या है, RNA polymerase enzyme it helps in the process of copying the codes. और ये सबसे पहले क्या करेगा, DNA strand को unwind करेगा। Now again, what is the need to unwind? Because we all know that DNA is very tightly bounded, twist होकर के रहता है हेलिकली, और बहुत अच्छी तरह से एक सोलिनॉइड मॉडल के तौर पे जो है वो टाइटली पैक्ड होता है। इतना टाइटली पैक होने पे जो नाइट्रोजनस बेसिस उसके अंदर है जिस पे कोड्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि डीएनए पहले अनवाइंड होगा और फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उन दोनों जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स है उसमें से एक स्ट्रैंड को वो रीड करेगा। तो इफ डीएनए इज TACCAGTTT यानी थाइमिन एडेनाइन साइटोसिन साइटोसिन
एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन, थाइमिन। ये नाइट्रोजन बेसेस हैं जो डीएनए में हैं। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा मैसेंजर आरएनए का वो क्या होगा, टी हमेशा एडेनाइन के साथ पेयर करेगा। एडेनाइन थाइमिन के साथ पेयर करता है, बट क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए है तो यहाँ थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरैसिल। देन अगेन फॉर द सी के साथ जी, और फिर सी के साथ जी, ए के साथ यू, और सी के साथ सी, टी के ऑपोजिट ए। So what we see that messenger RNA is complementary to DNA. बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसके अंदर टी की जगह यू होता है। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है डीएनए स्ट्रैंड को छोड़ करके बाहर आएगा और डीएनए जो है वो वापस कॉइल हो जाएगा। तो दिस वाज द सिंपल प्रोसेस। सो एज आई हैव टोल्ड यू, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए को जो है वो रीड करने का काम कर सकता है। तो जहाँ पर डीकोड होना होता है तो वो डीएनए पहले अनवाइंड होगा और उन दोनों में से एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा। नाउ यू शुड clearly know that which strand will be the template strand, because we know that every nucleotide will be added at the 3' end. तो मैसेंजर आरएनए का डायरेक्शन क्या होगा, 5' से 3'। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड कौन सा होगा, जो 3' से 5' की ओर है। सो द स्ट्रैंड विच इज एक्टिंग एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी जिसको मैसेंजर आरएनए डी कोड कर रहा है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और जो दूसरा है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। तो यू कैन सी क्लियरली जो 5' एंड है मैसेंजर आरएनए का और जो 3' एंड है वहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं और मैसेंजर आरएनए का स्ट्रिंग जो है वो लंबा होता रह रहा है। तो अनवाइंडिंग होती जाएगी और मैसेंजर आरएनए जो है उस डीएनए को कोड करता जाएगा और पीछे से डीएनए वापस रीवाइंडिंग होता रहेगा। तो जस्ट फॉर द कॉपीइंग, उसको कॉपी करने के लिए वो उतना एरिया जो है ट्रांसक्रिप्शन बबल की तरह जो है ओपन होगा और पॉलीमरेज एंजाइम आगे आगे बढ़ेगा, अनवाइंडिंग होता रहेगा डीएनए का और उसको मैसेंजर आरएनए जो है वो बनता जाएगा। नाउ पार्ट ऑफ द डीएनए विच इज टेम्पररी अनजिपिंग, जो जहाँ पर अनजिप हो रहा है, जिसको मैंने बताया था आपको, वो ट्रांसक्रिप्शन बबल की तरह दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल की तरह दिख रहा है। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा जिसमें मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा। तो यू कैन सी वेरी क्लियरली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, जो डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो कौन कौन से हैं, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनाइन, ग्वानिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो मैसेंजर आरएनए जैसे जैसे ऐड हो रहे हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही ऐड हो रहे हैं। आप देखिए कि एडेनाइन के साथ यूरैसिल, थाइमिन के साथ एडेनाइन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन और साइटोसिन के साथ जो है ग्वानिन। तो ये नए जो स्ट्रैंड है उसको रीड करके तो अगर हम इसका जो उल्टा जो डीएनए जो दूसरा वाला टेम्पलेट देखेंगे तो this messenger RNA is actually exactly the same to that non-template strand. अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया है ई कॉली, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो सभी प्रकार के आरएनए को बनाने का काम करेगा, whether it is the messenger RNA, transfer RNA or ribosomal RNA. This also we have discussed that how many types of RNA are there, messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. तो RNA पॉलीमरेज एक ही प्रकार का होता है बैक्टीरिया के अंदर जो इन तीनों
आरएनए को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। Now this RNA polymerase enzyme, this is actually having subunits alpha, beta, beta prime and sigma. ये जो है ये जितना भी पॉलीमरेज के अंदर ये सब यूनिट्स हैं उसको पूरा मिला करके हम कहते हैं होलो एंजाइम। दिस पॉलीमरेज एंजाइम is known as holo enzyme, that is core factor plus sigma factor। जो 3 सब यूनिट्स हैं वो कोर फैक्टर होंगे और जो सिग्मा है वो अलग है। तो सिग्मा और कोर फैक्टर दोनों मिलाकर के हम कहेंगे होलो एंजाइम। नाउ इट शुड बी वेरी क्लियर दैट सिग्मा इज द इनिशिएटर। ये इनिशिएट करने का काम कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। It will initiate that site and fix to the DNA, then only the messenger RNA formation can be started. Without sigma factor, अगर core factor में sigma factor नहीं होगा तो ये नहीं recognize कर सकता है। कौन? RNA polymerase. RNA polymerase cannot recognize, therefore to recognize sigma factor is essential. एक बार रिकॉग्नाइज कर ले और स्टार्ट हो जाए प्रोसेस मैसेंजर आरएनए का बनना, देन कोर फैक्टर कैन कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। सो व्हाट वी सी, ये जो अल्फा के अंदर जो 2 चेन्स हैं दैट विल सिग्मा फैक्टर एंड दिस कोर फैक्टर्स बोथ विल form the holo enzyme and it will help in the binding of this RNA polymerase to the DNA. तो सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है? प्रोमोटर रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। यूकैरियोट्स के अंदर क्या है? देयर आर एटलीस्ट 3 RNA polymerases. Eukaryotes have at least 3 RNA polymerases. RNA polymerase 1 या उसको कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हैं and it is located in the nucleolus and synthesize ribosomal RNA. RNA polymerase 2, also known as capital B, sometimes it is designated by capital B. It is found in nucleoplasm for synthesis of heterogeneous nuclear RNA. RNA polymerase 3 या C से भी डिनोट करते हैं। This is present in nucleoplasm for synthesis of 5S ribosome RNA and transfer RNA, that is ribosomal RNA and transfer RNAs. और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर अलग RNA polymerase होते हैं। So what we see that प्रोकैरियोट्स के अंदर तो एक ही RNA polymerase है जो तीनों प्रकार के RNA बना सकते हैं और यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के RNA polymerase होते हैं जो अलग अलग RNA बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के RNA अलग होते हैं। So we see that eukaryotes have a different types of RNA for RNA polymerases for different types of RNA synthesis. Now the various types of this eukaryotic RNA polymerases, polymerase 1, 2 and 3. Polymerase 1 न्यूक्लियोलस में होता है जो राइबोसोमल RNA बनाता है। पॉलीमरेज 2 जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है जो मैसेंजर RNA बनाने का काम करता है और पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है और राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA और दूसरे RNA बनाने का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रियल RNA मैंने बताया था कि अलग होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो DNA होता है उसको ट्रांसक्रिप्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी अलग होते हैं RNA पॉलीमरेज और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जीन्स होते हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट करने का काम करते हैं। Now in our next lecture we will see that how this RNA polymerase enzyme is helping in the process of transcription. Thank you so much.